अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। पहले तो पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि हम जो गज़ा के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं। वो कल सुबह 10:30 बजे उसका इजलास है। उसका चार्टर क्या होगा, क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस पूरे इलाके के हवाले से। हमारी उसमें पोजीशन क्या होगी और इस खित्ते की सियासत में जो आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ आनी है उसमें हमारा रोल क्या होगा। ये एक सेपरेट पूरा इशू है बोर्ड ऑफ पीस वाला। और लेकिन इसके साथ ही दूसरा जो इन कमिंग मंथ्स या मोस्ट लाइकली इन कमिंग फ्यू मंथ्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स भी बननी है। उसके अंदर भी जो जिन 8 मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के साथ बैठ के इजलास में शिरकत की थी, उसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया और टर्की, इन तीनों से एक्सपेक्टेशन है अमरीकी सदर की कि हम उसमें अपनी फोर्सेस की कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। उसके ऊपर हम क्या पोजीशन लेंगे, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना क्या हमारे मुफाद में है और कितना पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम सऊदी अरब से एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर चुके हैं, तो हम एक स्टेक होल्डर की हैसियत से इस इलाके में जा रहे हैं। पाकिस्तान का रोल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। आज के प्रोग्राम में इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही बड़ा जो ज़लज़ले वाली कैफियत है पूरी दुनिया में वो आने वाली है, वो है डॉलर से हट के अगर जो ब्रिक्स वाली कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये किसी स्टेज पे ये फ़ैसला करते हैं कि हमने मुकामी करेंसीज़ के अंदर तिजारत को फ़रोग़ देना है। तो आपको आजकल सोने की कीमतों के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में नज़र आती है। यूरोप में भी, अमेरिका में भी, पाकिस्तानी चैनल पे भी चलती है कि सोना 5 लाख रुपए फ़ी तोला से ऊपर चला गया। इंटरनेशनल मार्केट में पर औंस $4851, अभी जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उस पर प्राइस है। आज सुबह $4880 $4885 पे भी ये प्राइस गई पर औंस। $5000 की हद इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि इसने क्रॉस कर लेनी है नेक्स्ट फ्यू डेज़ या वीक्स के अंदर। क्या वजह हुई कि पूरी दुनिया में सोने को आग लगी है कि 1 साल के अंदर कीमतें 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो सोने के 2 बायर हैं, एक है रशिया और दूसरा है चाइना। हज़ारों टन दोनों ने सोना ख़रीदा है और ये सोना ख़रीदने की वजह यह है कि वो यूएस ट्रेजरीज से अपना पैसा निकाल रहे हैं और वो पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस ट्रेजरीज के ऊपर जो हैवी इन्वेस्टमेंट थी चाइनाज़ की, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है। और इनका जो प्लान ये है कि हमने आने वाले दिनों में डॉलर जो डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल ट्रेड है, पूरा ऑयल डॉलर डिनोमिनेटेड है, बैनुल-अक़वामी जितनी सेटलमेंट्स हैं वो डॉलर में होती हैं। तो अमेरिका की इकॉनमी सारी चलती उस डॉलर के ऊपर है। उनका बहुत बड़ा तजारती खसारा है, बहुत बड़ा उनका बजट डेफिसिट है, लेकिन वो डॉलर में है। वो डॉलर और छाप लेते हैं, उनका काम चल रहा है। पूरा यूरोप जाता है, अपनी सेविंग्स वो अमेरिका में इन्वेस्ट करता है। और इस वक्त अमेरिका के साथ जो एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है यूरोप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, बेशतर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका जो ट्रेड बैलेंस है वो उनकी फेवर में है। वो अमेरिका से 40-50 अरब पाउंड सालाना कमाता है। बरतानिया को 100-150 पाउंड 100-150 अरब पाउंड सालाना तजारती जो बैलेंस है उनकी फेवर में वो कमाता है अमेरिका से। लेकिन जितनी यूरोपियन कंपनीज़ हैं वो अपनी सेविंग्स लेके जाती हैं अमेरिका में और यूएस ट्रेजरीज में जाके इन्वेस्ट कर देती हैं। तो एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है। वो अमेरिका से तजारत में पैसा कमाते हैं लेकिन अपनी सारी सेविंग ले जाते हैं, वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब ये जो ग्रीनलैंड वाली कंट्रोवर्सी है, इसके अंदर यूरोप ने तकसीम होना है। आज ट्रंप ने वो जो एड्रेस किया है वहाँ पर जाके डेवोस के अंदर, उन्होंने कहा कि या हाँ में नेटो जवाब दे या ना में जवाब दे। आपको याद होगा कि 9/11 के वाक़यात के बाद उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। ये फॉरेन पॉलिसी की एक नई लाइन ड्रॉ कर दी थी उन्होंने, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे ख़िलाफ़ हैं। आज ट्रंप ने उसी चीज़ को दूसरे लफ्ज़ों में बयान कर दिया कि नेटो ममालिक यूरोप जो है या हाँ में जवाब दे या ना में जवाब दे, दरमियान में कोई ग्रे एरिया नहीं है। हाँ में देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, वो कहते हैं हमने यूरोप के लिए बहुत कुछ किया है, नेटो ने इन रिटर्न हमारे लिए कुछ नहीं किया। ना में कहेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। तो अब जिन ममालिक ने, फ्रांस ने या बाकी मुल्कों ने, डेनमार्क ने, कुछ और ममालिक ने, बेल्जियम ने पोजीशन ली है, अगर वो उस पोजीशन पे खड़ा रहने की उनमें सक्कत हुई तो यूरोप डिवाइड होगा, नेटो डिवाइड होगी, उसके क्या असरात होंगे। तो आज इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। सिर्फ बहती गंगा के साथ अगर बहते जाएंगे तो कल को उसकी नुकसान भी हो सकता है फ़ायदा भी हो जाए। लेकिन हमें क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए, इन हाउस कुछ वॉर गेमिंग करनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को बैठ के अपने सर जोड़ के कोई जो कलेक्टिव विजडम है वो सामने लानी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ है कमर ज़मान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शहरियार अफरीदी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ हैं PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा जी। पहले आप बताइए,
हमें क्या करना चाहिए? बोर्ड ऑफ पीस कल सुबह मीटिंग है और हमारे वज़ीर आज़म साहब उसमें शिरकत करेंगे। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीन के इशू पे पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ है, फ़लस्तीन के काज के साथ है। इस वक्त उनके साथ पिछले कई दहाइयों से होती रही, लेकिन जो रिसेंट पास्ट में उनके साथ जुल्म हुए हैं वो बेमिसल हैं और उसकी सारी दुनिया में एक तकलीफ़ महसूस की गई। हत्ता कि इसराइल के अंदर भी जो सीनियर एलिमेंट्स थे उन्होंने भी उस पर प्रोटेस्ट किए हैं। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये रही है और है आज भी कि उनके ख़िलाफ़ एक तो जो बहुत बड़ा जबर का दाग चल रहा था वो रुके और फिर वो वापस पीस की तरफ आए और ये मामला सेटल हो। इसमें पाकिस्तान की पोजीशन एक तो बड़ी वाज़ेह, उसमें हिस्सा हमें हर तरह का हिस्सा लेना है, लेकिन हर वो हिस्सा, हर वो इक़दाम जो फ़लस्तीनी अवाम की तायद में हो और उनके फ़ायदे में हो, वो पाकिस्तान का भी मफाद अवलीन हो। पाकिस्तान का नेचुरली पाकिस्तान का मफाद तो होगा। हम किसी से कन्फ्रंट करने नहीं जा रहे, हम तो बुनियादी तौर पे फ़लस्तीन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। सर, उस खित्ते में जब आप बैठेंगे डिसीजन मेकिंग रोल में होंगे और इन फ्यूचर जाके इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टेक्स डिफरेंट हो जाएंगे। सर, सिक्योरिटी फोर्स में पार्टिसिपेट करना एक और इशू सेपरेट है। उसके ऊपर तो पाकिस्तान वाज़े तौर पे कह चुका है ना कि जो कंडीशंस है, अभी तक कंडीशन वाज़े नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने एक ब्लाइंड ड्रा की हुई है कि अगर आप हमास को अनाम करने की बात करेंगे इस स्टेज पे तो पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगा। हम बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर जो है वो साइन होना है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यकीनन होगा, लेकिन पाकिस्तान ये बात अपनी जो ऑलरेडी लाइन ड्रा की हुई है इससे हटेगा नहीं। पाकिस्तान किसी ऐसी कदम में जिससे आज या आने वाले कल में फ़लस्तीनियों की कमज़ोरी और उनके साथ दोबारा जुल्म हो सके और वो अपना दिफा ना कर सके, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान एक यकीनन एक कमज़ोर पोजीशन में होता है जब इंटरनेशनल सीन में हम जाते हैं, और लेकिन उसमें भी पाकिस्तान उस रीजन के अंदर सऊदी अरब के साथ भी एक दोस्ताना मरासम लेके चल रहा है, कतर और कुवैत के साथ भी हमारी ये कोशिश है, दुबई के साथ भी। और इस रीजन में होने वाली इंस्टेबिलिटी को जितनी पाकिस्तान में इस्तेदाद है, पाकिस्तान इस्तेमाल करके उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। आलमी ताकतों के साथ आप ना तो मुकम्मल तौर पे तावन कर सकते हैं और ना मुकम्मल तौर पे इनकार करके बैठ सकते हैं। सो आपने बीच की लाइन ड्रा करके रखनी है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारा स्पेस होता है आपके पास कि आप अपने काज के साथ भी रहें और बिल्कुल दूसरी साइड पे भी ना दाखिल करें। अच्छा शहरियार अफरीदी साहब, जो मिडल ईस्ट भी है वो वैसा मिडल ईस्ट नहीं है जो आज से 10, 15, 20 साल पहले होता था। किसी ज़माने में MBS को और MBZ को, मोहम्मद बिन जायद को समझा जाता था कि बस ये दोनों इकट्ठे हैं, सारी पॉलिसीज़ यही दोनों बनाते हैं। अभी यमन में UAE अपने ग्रुप को सपोर्ट करता है, सऊदीज़ अपने ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। सूडान में UAE अपने ग्रुप को सपोर्ट करता है, सऊदी अरब अपने ग्रुप को सपोर्ट करता है। सोमालिया के अंदर यही पोजीशन है, सोमाली लैंड को UAE और इसराइल सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब किसी और को सपोर्ट कर रहा है। तो दे आर राइवल्स नो इन द मिडल ईस्ट। और हम सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट में हैं। UAE ने अभी मोहम्मद बिन जायद ने 2-4 रोज़ पहले इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जिसमें जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन में भी जाएंगे। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी वर्ड, हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और कर बहादुर इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, रियासत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के फ़ैसले करती है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान है, नेशनल असम्बली का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। हमें इससे पहले कि हम अपने घर के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो सीटो सेंटो से लेकर अब तक हमने हर जगह हर किस्म की कुर्बानी दी। कोल्ड वॉर, उसके बाद सोवियत इन्वेजन अफ़गानिस्तान, उसके बाद क्या होता रहा और किस तरीके से 7वें बेड़े से लेकर अब तक पाकिस्तान के मफादात को किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया। फिर ये अभी 10 मई का फ़याज़ को देख लें। जब तक हिंदुस्तान मुसलसल धमकियाँ दे रहा था तो कहा गया था कि ये ज़ाती मसला है, और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने पाकिस्तान के हक़ में एक ऐसी फ़तह लिखी और तकदीर और सोचें बदल दी। क्योंकि पाकिस्तान को लोगों ने समझा था, चाहे मिडल ईस्ट हो चाहे पूरी दुनिया में, इस खत्ते में एक परसेप्शन नेगेटिव पाकिस्तान के बारे में थी। अब पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जब हम इस रीजन के हवाले से देखते हैं तो अगर हम रूस को इस खत्ते में शामिल करें तो दुनिया की आधी आबादी इस खत्ते में रहती है। 4 ममालिक के पास न्यूक्लियर डेटरेंस है, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान।
अब आपको एक एक कदम बड़ा सोच समझ के लेना है। और जो हुआ इजराइल वीज़ावी ईरान, फिर अभी रिसेंटली पहले टेंशन थी सऊदी और ईरान के बीच में, उससे पहले टेंशन थी सऊदी और कतर के बीच में, यूएई के कतर के बीच में, और अब रीसेंट जो जिस तरह आपने बताया कि यूएई और सऊदी, और फिर पाकिस्तान का डिफेंस पैक करना, इंडिया का डिफेंस पैक करना, ये वो तमाम चीजें हैं जो हमने ज़हन में रखनी है। उससे बढ़कर क्या चीज़ है कि फ़लस्तीन के साथ, किबले अव्वल के साथ, और रिसेंट जो अभी गजा में जेनोसाइड हुआ है, पाकिस्तानी कौम के जो सेंटिमेंट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, तमाम फेडरेटिंग यूनिट में, वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, तमाम स्टेक होल्डर से कि पार्लियामान को एतमाद में क्यों नहीं लिया। नंबर 1, क्या जल्दी थी? ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, हंगरी, इजराइल और फिर यूएई और अभी टर्की, पाकिस्तान ने जल्दबाजी क्यों की? पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं हुई? इन कैमरा सेशन क्यों नहीं बुलाया गया? तमाम चीजों को सीरियसली ऑन प्रायोरिटी गेज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब आप एक दफा इसका हिस्सा बनते हैं, याद रखिए, फिर आपको पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं मिलता। हमने पाकिस्तान की फिक्र करनी है। यही सोच इमरान खान की है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और ये सोच तमाम पॉलिटिकल पार्टी की है और होनी भी चाहिए। मेरी एक पाकिस्तानी होने के नाते खुदारा जल्दबाजी में फैसले गले पड़ते हैं। पहले ही आपके मुल्क के इंटरनल पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी के हवाले से बहुत से सवालात हैं। टू फ्रंट पे आपको मसला है, एक तरफ से अफगानिस्तान, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान, और फिर मौजूदा हालात में आपकी इकोनॉमी किस डगर पे है। आपके साथ बड़े वादे हुए थे, बहुत बातें हुई थी, उन सब चीजों को अगर साइड पे रख के हम पाकिस्तान की सालमियत की बात करें, इट इज द डिमांड ऑफ एवरी पाकिस्तानी। हर बाशऊर पाकिस्तानी एक चीज चाहता है कि जब भी आपने कोई चीज किसी भी हवाले से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिसाइड करनी है या फैसला करना है, आप एतमाद में क्यों नहीं लेते? ये कौन सी जल्दबाजी है? और ये जल्दबाजियां बास टाइम अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक की गले पड़ती हैं। अल्लाह वो दिन हमें ना दिखाए। बैरिस्टर अकील साहब, आपसे इसका जवाब चाहूँगा। इसके ऊपर पार्लियामान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के उसमें पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुला के उसमें बड़ी अच्छी खासी बहस हो सकती थी। इन कैमरा भी डिस्कशन आप कर सकते थे, पार्लियामेंट्री लीडर्स को इन कॉन्फिडेंस ले लेते, हम लोगों से दूर रख लेते, हमें कम इतला मिलती, लेकिन डिस्कशन ओपन और कैंडिड होनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, बात यह है कि क्या मिस्र ने, क्या तुर्की ने, क्या यूएई ने अपने पार्लियामान के सामने मामला रखा? जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस इस तरह की हैं, और जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल ऑन द ग्लोबल स्टेज, आप मेरे से बेहतर समझते हैं, और आप खुद देख रहे हैं किस तरह एक इवॉल्व हो रही है तमाम तर सिचुएशन। और फिर ये कह देना कि इसके ऊपर सहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। भाई, कई चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टेट की और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उससे जुड़ी होती हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो बात है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो शहरियार भाई ने बात की, मैं एग्री नहीं करता। वजह यह है कि क्या पाकिस्तान ने कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत इक़दाम किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पाकिस्तान ने किसी गलत डायरेक्शन में कोई स्टेप उठाया है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उसी को रीअफर्म किया है। क्या पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है फ़लस्तीन, मसला फ़लस्तीन के ऊपर जो है उसका हल होना चाहिए, विद अल-कुद्स शरीफ एज इट्स कैपिटल, उसका दारुल हुकूमत जो है वो अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। ये एक लास्टिंग पीस की तरफ हमारा पहला कदम है, और ये वही सिचुएशन है जो 8 ममालिक, जो मुस्लिम ममालिक, जो उनका एक कंसोर्शियम कह लें, जो उनकी एक ग्रुप कह लें, जिसमें अमन के लिए जो कोशिशें की गई और जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त था, पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा, और अभी भी पाकिस्तान ने उसी स्टांस को आगे बढ़ाते हुए दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया। और ये इसको ज्वाइन करना जो बोर्ड पीस है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कभी भी उससे निकल नहीं सकते, ये भी गलत तासुर दिया जा रहा है। फिर ये इसको ममासले दे देना आईएसएफ के साथ, ये भी एक बड़ी गलत बात है कि दो ये सेपरेट चीज़ें हैं। और इसमें वाज़े तौर पे देखें, एक खित्ते के अंदर एक लास्टिंग पीस को इंश्योर करने के लिए, एक अमन, पायदार अमन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की जो जंग है, जिसके लिए हम अभी से नहीं, मतलब कितनी दहाइयों से हम
उस जंग में उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। और आज आपने देखा फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को रोका और कहा कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे, और अभी भी हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ये फैसला किया है तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एट द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ गजा। हमने ये फैसला क्यों किया? हमने फैसला किया कि पाकिस्तान का वही स्टांस जो टू इंश्योर ए लास्टिंग पीस नॉट जस्ट इन गाजा, नॉट जस्ट इन पैलेस्टाइन, लेकिन पैलेस्टीनियंस का स्टेट हुड। वकील साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, उसको भी पाकिस्तान का मुफाद उतना ही अजीज होगा जितना उस शख्स का, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट लाइकली अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि हमें बोर्ड ऑफ पीस में जाना है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी में शामिल तमाम शुरा, उसमें अस्करी क़यादत भी बैठी होती है, पार्लियामेंट्री लीडर्स भी बैठे होंगे या लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठा होगा, तो उन सबको उतना ही पाकिस्तान का मुफाद अजीज होगा जितना वज़ीर आज़म को ये फैसला करते हुए अजीज था। तो वहाँ तो ये डिस्कशन होनी चाहिए थी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये अभी टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम इज़ ऑफ एसेंस। और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ पीस की इनविटेशन है वो हर मुल्क को नहीं दी गई, उन्हीं मुल्कों को दी गई है जो मैटर करते हैं, जो अपनी एक वर्ल्ड स्टेज पे एक साख रखते हैं और एक अपना उनकी जो प्लेसिंग है, उनकी जो पोजीशनिंग है वो रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्कशन हो और उसके बाद फिर जो है ये सैर हासिल गुफ्तगू हो और फिर वो गाड़ी भी, वो ट्रेन भी मिस हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इनवाइट किया गया तो नहीं सर, मैं आपसे मुतफिक नहीं हूं सर, माजरत के साथ आपका इन कैमरा इजलास होता पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों उसके ऊपर मोहर लगाती कि ये रोड मैप है, आपने इस तरीके से आगे बढ़ना है, फिर आप आगे बढ़ जाते। वो मामला इससे जुड़ा नहीं जहां पे शायद आपका इशारा है। मैं समझता हूं कि आईएसएफ की जब बात आएगी तो बिल्कुल पाकिस्तान की, आईएसएफ तो अभी बाद में आएगा, आईएसएफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का मामला भी बाद में आएगा, जब देखे ना। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर भी राय तो ली जा सकती है कि वो पार्लियामेंट को भी और दीगर सबको, बोर्ड ऑफ पीस इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर हमने क्या कहा है। हमने अपना जो प्रिंसिपल स्टांस, एक बात बता दें, फिर मैं कायरा साहब से भी चाहूंगा वो इसके ऊपर जवाब दें। $1 अरब आप देंगे, $1 अरब आप देंगे, या उसके लिए हम पहले इमदाद मांगेंगे कि $1 अरब हमें दें? देखिए, ये तो अभी उसका चार्टर सामने आएगा, जिस तरह आपने खुद कहा उसकी सुबह मीटिंग है, उसका चार्टर सामने आने दें, उसमें जो निटी-ग्रिटीज हैं। जाहिर बात है ये तो नहीं है कि मनोहन तमाम तर वो चीजें उसी तरह तस्लीम की जाएं। अब जो बोर्ड ऑफ पीस जो ज्वाइन करने की बात है, उसमें जो चीजें निटी-ग्रिटीज हैं वो वहां पे तय होंगी। इसीलिए तो वर्ल्ड लीडर्स वहां पे मिल रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो वहां पे गए हैं, दुनिया के लीडर्स वहां पे हैं। कम से कम ये वहां पे चीजें फिजल आउट हों, डिसाइड हों कि किस चीज पे हम एग्री करेंगे, किस चीज पे नहीं एग्री करेंगे। कोई ब्लाइंड जो है, हमने इन्विटेशन एक्सेप्ट तो नहीं की, हमने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, कायरा साहब से पूछा वो डिस्कस होंगे। कायरा साहब, मतलब जो फैसला अगर पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी करती, वो सारे पाकिस्तान का दर्द उतना ही दिल में रखते हैं ना। वहाँ पे मिलिट्री चीफ बैठे होंगे, आपके डीजीआई बैठे होंगे, या और कोई मिलिट्री के सीनियर लोग जो भी उनको मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसी तरीके से हुकूमत के चीदा लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, कुछ वज़रा होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन मोस्ट लाइकली होंगे। तो अच्छा फोरम नहीं था, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। इन कैमरा रखते प्रोसीडिंग, कुछ भी ना बताते, फिर भी एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो जाती। नदीम साहब, बिलाशुबा कंसल्टेशन जिस भी लेवल पे हो बड़ी फ्रूटफुल होती है और डेमोक्रेसी का हिस्सा होती है। लेकिन ये बात भी है कि दुनिया में बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो खुलेआम नहीं होते, जो 20-20, 30-30 साल बाद जब डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं तो पता चलता है ये एक फैसला हुकूमतों ने किया था, और वो उनकी अपनी ऐवानों में भी वो कभी डिबेट नहीं हुआ होता। एग्जीक्यूटिव को ये एक इख्तियार होता है कि बाज़ औक़ात होते नेशनल इंटरेस्ट के फैसले हैं, लेकिन उनको उनकी सेंसिटिविटी के हवाले से देर में जाके उसको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सूरत हाल और भी होती है। अगर तो आपके पास वक्त है, पहले आपके पास ड्राफ्ट आया, एक आइडिया आया और आपने कहा कि अच्छा जी वक्त है और हम मशवरा कर लें, तो इनफॉर्मल मशवरा हो जाए। ये और बात है कि हमारे यहाँ होने वाली कितनी ही सेंसिटिव डिबेट हो, अल्टीमेटली वो चंद दिनों में पब्लिक के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप डिवोर्स गए और वहाँ पे एक फार्मूला आपके सामने रखा गया जिसको आपने और कई और मुल्कों ने। नहीं सर, ये बोर्ड डिवोर्स जाने से पहले बोर्ड ऑफ पीस वाज फाइनल, और इवन प्राइम मिनिस्टर की इनविटेशन वाज आल्सो फाइनल, और थर्सडे की मीटिंग वाज आल्सो शेड्यूल्ड। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्रैवल करके वहाँ पे आना, कल सुबह मीटिंग हुई है, तो अमेरिकन सदर आए हैं, पूरी दुनिया को पता है शेड्यूल्ड है, सारा कुछ तय था सर। वो शेड्यूल था, मेरे इल्म में नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग भी शेड्यूल्ड है कल सुबह के लिए 10:30 बजे डेवोस के अंदर मीटिंग। बोर्ड का इन्विटेशन पहले प्राइम मिनिस्टर को था और हुकूमत पाकिस्तान पहले इन्फॉर्म थी, तो मुशावरत कर लेनी चाहिए। एज फार एज सिविल 2 मिसालें मिलिट्री लीडरशिप को लेने का, तो उन्होंने यकीनन उनको जनरल मुशर्रफ ने
9/11 के बाद 3 अमेरिकी बेसिस अमेरिका को देने का फ़ैसला किया, तो ये फ़ैसला कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं था ना। आपको बाद में पता चला, फिर आपको अफसोस भी हुआ। पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स शुरू हुई तो आपको पता चला, तो फिर आपको अफसोस हुआ। फिर पता चला कि हमने उन्हें कोई 50 किलोमीटर रेडियस की इजाज़त दी है। बाद में अंदर बनू भी आके मिसाइल मार जाते थे। इसी तरीके से उस वक्त एक बात खुली कि 92 में शायद उस वक्त की हुकूमत ने, पोलिटिकल गवर्नमेंट नवाज शरीफ की ने, कोई बेस थी, शहबाज बेस थी कि कौन सी, वो यूएई को हमने कोई दे दिया हुआ था कि आप अपने इस्तेमाल में लें। उन्होंने आगे अमरीकियों को दे दी कि आप भी इस्तेमाल कर लें। तो ये फैसले अगर आप कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से करेंगे तो कभी ऐसे फैसले नहीं कोई करेंगे। शक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अगर क्विकली होते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बाद में आके उन लीडरशिप को आप एतमाद में ज़रूर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप के साथ यकीनन गवर्नमेंट ने अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर किया होगा। बाकी जमातों की क़यादत को भी, अगर इसकी सेंसिटिविटी वो है कि पाकिस्तान की बराह रास्त इसमें मदाखलत है और इससे पाकिस्तान के स्टेक्स जुड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म वापस आके यकीनन जमातों की क़यादत से मुशावरत करेंगे। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि ये फ्रेमवर्क बनाएगा ये बोर्ड, और अगला मरहला है वहाँ पे पीस कायम करना, पीस फोर्स नाफज करना, और किस तरह उसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दैट इज़ मोर डेंजर। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स वो लहदा से होनी है, वो अभी इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चार्टर बहुत सारी चीज़ें तय कर देगा। शहरयार साहब, जो रूल बेस्ड एक दुनिया का मॉडल था ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, वो काफ़ी हद तक ट्रंप उसको तबाह कर चुके हैं। जो बाकी भी बचेगा उसको भी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में तबाह कर देंगे। इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडल बना था जिसमें टैरिफ्स को एलिमिनेट किया गया। तो 60-60, 70-70% टैरिफ हुआ करते थे, उनको ख़त्म किया गया। दुनिया ने उससे तरक्की की, बहुत तिजारत बढ़ी, ग्लोबल विलेज दुनिया बन गई। एक चीज़ लाहौर के कहीं करीब गाँव में बनती है, वो आपको यूरोप के या जापान के भी किसी शहर से जाके मिल जाती है। वो भी ट्रंप ने तबाह कर दिया। वेनेजुएला के सदर को उठा लाए हैं, उसके ऊपर ड्रग्स का और मशीन गन का मुकदमा चला रहे हैं। कनाडा को अपने नक्शों में दिखा के कहने हमारा हिस्सा, ग्रीनलैंड को वो झंडा गाड़ के बैठे हुए हैं, और आज यूरोप को जो अभी उन्होंने कह दिया वो आपने सुन लिया। तो इट्स ए न्यू रियलिटी जिसके लिए हमें कुछ अपनी प्रेपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। हमने अमेरिका से जंग थोड़ी लड़नी है, लेकिन अपने कम अज़ कम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पैरामीटर्स वज़ा होने चाहिए ना। देखिए जी, इट्स एन ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। ठीक है जी, पुरानी सोच है और पुरानी सोच डीप रूटेड होती है। क्या सोच है? देखिए जी, हर दौर में अपनी सोच को तरजीह देना ये उन कौमों का खास है जो इंपीरियलिस्ट की शक्ल में दुनिया के रिसोर्सेज को और कौमों को कंट्रोल कर चुके थे। और आज भी मोरलेस आज यूएन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज प्रायोरिटी नंबर 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन। करता नहीं है जी। लीग ऑफ नेशन के बाद जब फेल्योर हुआ और यूएन बना तो इसमें यह कहा था कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब मेरा सवाल यह, क्या ये पैरेलल बॉडी है? नंबर 1। नंबर 2, हमारा आयरन फ्रेंड, टाइम टेस्टेड फ्रेंड, मशावरत सुन्नत है अंबिया कराम की, इमामुल अंबिया की। क्या आपने इस रीजन में सबसे आपका जो अभी 10th में को अल्लाह ने जो इज्जत दी, चाइना ने जो पिवटल रोल किया, वाई आर दे टेकन ऑन बोर्ड? इस खित्ते के हवाले से रशिया की मैंने मिसाल दी, आर दे टेकन ऑन बोर्ड? फिर आपने माजी से देखना है, ये जल्दबाजी क्यों है? अगर आपने पहले से एक चीज डिसाइड की है तो फिर याद रखिए, फिर ये पार्लियामान का ये कंसेंसस कॉन्सेप्ट स्टैंड्स नोवेयर आपकी सोच के मुताबिक। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। कोई भी बाशऊर शख्स, चाहे किसी सोच का क्यों ना हो, पाकिस्तान का, वो कहेगा कि पाकिस्तान के मफादात पहले हैं। दूसरी चीज, आपने सऊदी को ऑन बोर्ड लिया, आपने यूएई से बात की। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि जिसमें आप हैपहैज़र्ड तरीके से जा रहे हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके कोalition पार्टनर हैं। कमर जमान कायरा साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, ये इंफॉर्मेशन और पीपल्स पार्टी की बेसलाइन है। बाद चीजों में आई कैन बेट ऑन इट, इनको भी इतमाद में नहीं लिया होगा। फिर आप इन कैमरा मीटिंग भी नहीं कराते, ओके। तो फिर आपके जो की कोalition पार्टनर्स हैं, क्या आपने उनको ऑन बोर्ड लिया? अब रही बात ट्रंप क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचती है, हमें उस पर नहीं जाना। पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, पाकिस्तान के ओपिनियन लीडर की स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं, हम अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम, हम एक पेश पे हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। हम किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते अनटिल अनलेस कि वो तमाम कंसेंसस से, मशावरत से एक फैसला लिया जाए और उसके बाद आगे जाया जाए। आखिरी बात देखिए जी, अभी
ईरान के अंदर, उससे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ, हम अभी भी हमें एहसास नहीं है कि हम इस घर को ठीक करने में फूक फूक के कदम ले। आप डिपेंडेंट है, अभी फिर हम IMF के लिए जाने लगे, और फिर आपको वो जो आपके जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं उनकी जरूरत है। हम इस जल्दबाजी में अपने बुनियादी दोस्त ना खो दें। ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर वकील साहब, ये चैलेंजेस देखते हुए मेरे जहन में हर रोज़ ये सवाल आता है, और मैं सबसे अपने मेहमानों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि हमें घर के अंदर कोई यकजहती के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। दुनिया में इस कदर फसाद, तकसीम, और वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वक्त असूल यही है। अभी UN सेक्रेटरी जनरल ने एक ट्वीट किया, उसके अंदर भी उन्होंने अपने दिल की तकलीफ़ लफ्ज़ों में इजहार किया और बेबसी का इजहार किया हुआ है, आप सारे पढ़ लीजिएगा उसको। तो हमें क्या अपने मुल्क के अंदर कोई यकजहती के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? ये जो सियासी तकसीम है, लड़ाई है, एक दूसरे को हमने कुछ गैर मुल्की एजेंट तक करार देने की कसर नहीं छोड़ी, उससे पीछे हट जाएं, कुछ बैठ जाएं, इकट्ठे बैठ के डिस्कशन कर लें। मलिक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त जो है बात की है, और मैं आपकी बात की तायद करता हूँ कि बिल्कुल घर के जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, वो बिल्कुल उस तफरीक को कम करना चाहिए, जो दूरियां हैं उनको कम करना चाहिए। इसीलिए हमने इक़दाम उठाए। हमने तो मुतवातिर तौर पे जो है दावत भी दी, और 12 दफ़ा वज़ीर आज़म समेत सब ने मुज़ाकरात की दावत दी। लेकिन अब तो वो CBM जिनकी बात की जाती थी कि पहले ये कर दें, लीडर दी अपोजिशन दोनों हाउसेज़ में आ जाएं, फिर हम बात करेंगे। तो ये एक नेवर एंडिंग विश लिस्ट है, और एक ऐसी विश लिस्ट है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब कहा जाता है कि जी पहले मुलाकात करें, फिर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो चीज़ें तय हो जाएंगी। तो ताली तो 2 हाथ से बचती है, और इट टेक्स 2 to tango। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जब हमारी संजीदगी है, हम दावत दे चुके हैं, हम एक नहीं मुतअद्दिद बार इनको कह चुके हैं कि आप आएँ, बैठें, सियासी मसलों का हल सियासी बैठकों में निकलता है, आप बैठ के मुज़ाकरात का जो दौर है वो उसको शुरू करें। अब तो मेरे ख्याल से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंडेट भी है, क्योंकि अचकज़ई साहब के पास, लामा राजा नासिर साहब के पास भी, और दीगर भी लोग जो इनकी पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि मैंडेट तो है हमारे पास। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के पास वाकई मैंडेट है तो फिर क्यों नहीं आके बैठती? बात तो ये कि 2 जब फरीक बैठेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। हम वहाँ पे बैठ के, हुकूमती कमेटी अगर बैठे तो क्या दीवारों से बातें करें या दीवारों से मुज़ाकरात करें? तो इनको भी संजीदगी और सीरियसनेस का मुज़ाहरा जो है वो करने की ज़रूरत है, और इनको भी चाहिए कि बिल्कुल बैठें, और बातचीत का जो बाब है उसका आगाज़ होना चाहिए, उसका दौर का जो एक बातचीत का दौर शुरू होना है, वो देर से पहले, मैं समझता हूँ जल्दी शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा कायरे साहब, पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे साइकिल में फंसे रहते हैं जहाँ कभी नवाज शरीफ मोदी का यार होता है, कभी इमरान खान यहूदियों का एजेंट बन जाता है, कभी नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन होता है, कभी बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और अब इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहा है। हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते? मलिक साहब, एक तो सियासत का हमारे यहाँ गर्मा गर्मी का मिजाज है, ये पाकिस्तान नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में भी यही मिजाज है। इसी तरह की गरम गरम बातें, लोगों को भी इसी में मज़ा आता है। आप बैठ के किसी को माशरे के अंदर दरस व तदरीस का काम करें, बड़े आला किस्म का वाज देने वाला कोई मुबल्लग आ जाए तो उसकी बात हमारे जहनों में नहीं उतरती, और जो चीख चिंगाड़ करके ज़ोर से मुबल्लग बोलता है, भले वो गलत ही बोल रहा हो, लोगों को लड़ा रहा हो, नफरत फैला रहा हो, वो लोग उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसके ज़्यादा जुड़त होती है। ये हमारा कौमी मिजाज बना हुआ है। सियासत को दुरुस्त करना है, इज इट जस्टिफाइबल या इसको ठीक करना? बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। देखिए, अब आप हमें, जो कौमें जमहूरियत में आगे बढ़ी हैं उन्होंने माजी से सबक सीखा, हमें भी सीखने की ज़रूरत है ना। हम अपने रवैये तब्दील किए बगैर अगर कहें कि हम जमहूरियत के ज़मरात हासिल कर लेंगे, नहीं हो सकेगा। मैं तो रोज़ कहता हूँ कि ना हम अपनी पुरानी शनाख्तें ख़त्म कर रहे हैं, ना अपने रवैये तब्दील कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जमहूरियत आ जाए। नहीं आएगी इस तरह जमहूरियत, उसके समरात नहीं मिलेंगे। खाली इलेक्शन करा दिए, खाली सुप्रीम कोर्ट बना दी, और ये एक फसाद सा बना दिया, ये इस तरह काम नहीं चलेगा। 2 पहलू हैं, एक तो सियासत के अंदर तलखी है उसका भी, और दूसरा है समाज के अंदर। जो समाज के अंदर तलखी है ना मलिक साहब, उसका इलाज किसी लीडर के पास, एक के पास नहीं है। और लीडर सिर्फ सियासी नहीं है, आप भी लीडर हैं, क्योंकि आप ओपिनियन मेकर हैं।
आप लोगों को एजुकेट करते हैं, उस्ताद भी ओपिनियन मेकर है, जज भी ओपिनियन मेकर है, इस मुल्क के अंदर जो हमारा मजहबी रहनुमा है वो भी ओपिनियन मेकर है। जब तक हमारे यहाँ साहिब शऊर लोग जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, ये एक जिम्मेदारी के साथ कोशिश नहीं करते, एक समाजी तहरीक अवेयरनेस की नहीं चलती, हमारे यहाँ टॉलरेंस आराम से नहीं आएगी। ये हमारी तलखी हमारे मिजाज का हिस्सा है, DNA में दाखिल हो चुकी है। तो इस तलखी को निकालने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तहरीक की, समाजी तहरीक की ज़रूरत है। दूसरा, और ये सिर्फ सियासतदानों पे छोड़ने वाला काम नहीं है, ना उनके पास करोगे। हमारा तो एक दूसरे में तसादम, आप मुझे बता दीजिए कोई सियासतदान जो बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, आराम से बात करे और लोग उसकी बात सुन लें। आप यहाँ पे ये मुझे बताइए, आप जा रहे हो सड़क पे और वहाँ खड़ा हुआ कोई शख्स आपको आला अखलाकियात का लेक्चर दे रहा हो, तो कितने लोग उसकी बात खड़े होकर सुनेंगे। वही खड़ा हुआ 2-4 बंदे आपस में लड़के गाली गलौज शुरू कर दें तो सारा मीडिया भी उसको फोकस कर रहा होगा, लोग भी खड़े हो जाए। तो ये हमारा मिजाज बना हुआ, बजाय इसके उससे नफरत करें। सियासत के अंदर भी ये तलखी आ गई है बहुत, और हम ये समझते हैं, हम दुश्मनी बनाते हैं ना। हमारे यहाँ वो पुराना ट्राइबल रवैया है, हम ट्राइबल सोसाइटी है आज भी। ट्राइबल रवैया ये है कि हम अपने मुखालिफ को और मुखालिफ सोच को ख़त्म करके दम लेंगे, मैंने इसका तो गला ही दबा देना है। हालांकि ना कभी किसी से गला दबाया जा सका है, वक्त के साथ साथ कभी किसी को अपने तंग कर लिया, कभी किसी के खिलाफ केस बना लिए, कभी किसी को दबा लिया। ये पूरी तारीख है हमारी 70 साल की, लेकिन ना कोई माजी में ख़त्म हुआ ना आज ख़त्म होगा। जेलों में डाल के कोई नहीं ख़त्म हुआ, कोई ख़त्म नहीं होता। लेकिन एक बात ज़रूर समझने की है, सियासी जमातें अगर ये समझती हैं कि हमने सियासी स्पेस को बढ़ाना है, सिविल स्पेस पैदा करनी है, तो सिविल स्पेस पैदा करने के 2 तरीके हैं मेरी जान। हो सकता है मैं गलत हूँ। एक तरीका यह है कि आप लड़ पड़े इदारों के साथ और लड़ के अवामी ताकत के जोर पे आप फतह हासिल कर लें। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। और जिन मुल्कों में ऐसे इनकलाब आए उसके समरात देख लीजिए क्या है। और जिन मुल्कों में भी रिसेंट पास्ट में वो अरब स्प्रिंग हो या बाकी इस तरह के, अरब स्प्रिंग तो अमेरिका का एक एजेंडा है, वो नहीं मैं उसको जहाँ लेके गया। कौन खौफनाक बात है कि वहाँ पे अरब स्प्रिंग के नाम पे, आज़ादियों के नाम पे आपने तहरीकें तो चला ली। हुआ क्या कि या मिलिट्री कू हो गए और या राइट विंग जो है, एक्सट्रीमिस्ट जो है, उन्होंने आके हुकूमतें संभाली। ट्यूनिस, यमन, लीबिया, शाम, मुल्क तबाह हो गए, आग लग के बर्बादी हो गई। और जहाँ जो मुल्क अभी तक बचे हुए हैं वहाँ पे उनकी आज़ादियाँ जो थोड़ी बहुत थी वो भी गई। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि सियासत के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ की लड़ाई रही, हम सियासी क्लैश करते रहे। जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद गई मियाँ नवाज शरीफ के पास जद्दा और कहा मियाँ साहब आइए COD करते हैं, हमें सियासी जमातों को मिल के बैठना है, हमने मिल बैठना है तो सियासत की स्पेस बढ़नी है। वो गई, वायदा हुआ, वो वापस आई, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खुला और वापस आके मोहतरमा शहीद हो गए। अल्लाह पाक। और उसके बाद छोटा सा मैं एक लाइन में ख़त्म करता हूँ। उसके बाद तरमीम भी की थी हमने, NFC भी किया था हमने, बहुत सारे काम वो किए थे जिससे सिविल स्पेस में पैदा बढ़ी थी। आज भी वही फार्मूला है, जब तक सियासी कुव्वतें इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगी ये सिविल स्पेस नहीं बढ़ेगी। ये ख्वाब हो सकते हैं। देखिए जी, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के मसाइल का हल कौमी यकजहती में। वो दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में था जब 10 मई के बाद कहा गया DG ISPR साहब ने कि जी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सोशल मीडिया। देखिए, पाकिस्तान हम सबका है, हमने अपने रवैयों पे गौर करना है, हमने माजी से सीखना है। क्या ज़रूरत थी कि कुरान में कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद उनका जिक्र हुआ ताकि आप सीखें। आज मैं एक चीज़ पर जोर दूंगा, खुदा के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने CMKP से क्या कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पीकर साहब ने, आप CBMs के लिए कुछ 2-3 कदम तो लें। हाई कोर्ट इजाज़त दे रहा है, आप लॉयर्स की मुलाकात नहीं करा रहे, आप उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करा रहे, आप पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात नहीं करा रहे। पाकिस्तान की कौम पहले से ज़्यादा इमरान खान के साथ खड़ी है। आप तमाम चीज़ों को छोड़ दें, हर जगह IMF हो, रीजनल पीस हो, हिंदुस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान का अमन हो, पाकिस्तान के लिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ बात करती। अभी उन्होंने जिम्मेदारी 2 साहिबान को दी है, महमूद खान चकजई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, ये दोनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। शुक्र है कि 5 महीने बाद सेनेट प्रिवेल की और उनको टाइम खत्म हो गया।
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, करने लगा जी, एक लाइन कह लें बस। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए जब नेक नियत होती है तो अल्लाह की मदद आती है। शहरी अब कमर जमान कायरा साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।